हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करने वाले हैं यूजीसी नेट कॉमर्स दिसंबर 2022 का क्वेश्चन पेपर को, जिसके कि हमने 8 पार्ट कवर कर चुके हैं। 8 पार्ट में हमने इसके 40 क्वेश्चन अराउंड डिस्कस कर लिए थे। आज हम कवर करेंगे 41 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सारे सेक्शन हम कवर कर चुके थे पिछली क्लास में। जीएसटी के बारे में भी पढ़ा था हमने काफ़ी कुछ। यहाँ से हमें कवर करना है ना कि 41 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है कि आफ्टर कोविड-19, यानी कि कोविड-19 के बाद अप स्किल्ड इनेबल्स फॉर वुमेन इन इंडिया, कि कोविड-19 के बाद भारत में महिलाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन से कौशल उन्नयन और संवर्धक संचालक हैं। कोविड-19 के बाद की बात कर रहे हैं। तो इसमें देखो, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वर्क अपॉर्चुनिटी बिल्कुल थी कि घर से काम करने की अपॉर्चुनिटी मिल गई थी, है ना। वर्क फ्रॉम होम भी था उसमें। नीड टू स्टे रेलिवेंट, यानी कि घर पे रह के स्पेशली इन टेक्नोलॉजी के द्वारा काम कर रहे थे। और विलिंगनेस टू रिटर्न टू वर्क, कि काम पे भी कार्य के लिए वापसी की इच्छा भी थी, कि घर से काम कर रहे थे। तो मतलब देखो, पहले तो सारी चीज़ें बंद ही कर दी गई थी, उसके बाद वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी दे दी गई थी कि घर से भी काम कर सकते हो आप। तो ये सारी चीज़ें थी। बट अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये तो आउट ऑफ कंटेस्ट हो गया कि विद्युत वाहनों का प्रवेश। देखो, घर में रहना तो विद्युत वाहनों के प्रवेश से क्या मतलब हुआ, है ना। वर्क फ्रॉम होम की बात होनी चाहिए ना। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसमें नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि ई कॉमर्स एंड लार्ज रिटेलर इन इंडिया बेट बिग मेगा कंजम्पशन इवेंट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे, कि भारत में निम्नलिखित में से किस महा उपभोक्ता अवसरों या दिवसों में ई कॉमर्स और खुदरा व्यापार को एक व्यापक शुभ अवसर प्राप्त होता है। कि वो नहीं होती जैसे दिवाली सेल, होली सेल, है ना, होली पे जो सेल लगती है, वो सारी चीज़ों की सेल की बात हो रही है। तो कब ऐसी चीज़ देखने को मिलती है हमें मार्केट में? तो देखो, रिपब्लिक डे सेल भी आ जाती है, इंडिपेंडेंस सेल, ब्लैक फ्राइडे, साइबर मंडे, या फिर अक्षय तृतीया। ये सारी चीज़ें हमारी स्पेशल डे ऑफ सेल्स की होती हैं ना, कि मास कंजम्पशन इन दौरान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द एजम्पशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। हमसे क्या पूछा कि मार्जिनल कॉस्टिंग से कौन सा रिलेट नहीं करता है। तो टोटल कॉस्ट कैन बी सेग्रीगेट इनटू फिक्स और वेरिएबल। देखो, टोटल कॉस्ट को हम, ये टोटल कॉस्ट है ना, इसके ये 2 पार्ट में डिवाइड होती है। एक तो फिक्स कॉस्ट होती है और एक वेरिएबल कॉस्ट होती है। तो ये तो क्या कहते हैं, कंपोनेंट होते हैं इसके। तो ये तो सही हो जाएगा। तो ए तो सही हो जाएगा, जहाँ पे ए आ रहा है उसको काट देते हैं हम। ठीक है ना, हमसे गलत पूछा है इसने। उसके बाद फिक्स कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द कंजम्पशन रिमेन कांस्टेंट। देखो, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट नहीं होती। फिक्स कॉस्ट तो हमारी एंटायर प्रोडक्शन, यानी कि जब तक हम प्रोडक्शन करते रहेंगे तब तक फिक्स रहेगी, ना कि पर यूनिट की बात करता है। पर यूनिट की कौन बात करता है? पर यूनिट की हमारी वेरिएबल कॉस्ट बात करती है। तो इसलिए हमारा बी ऑप्शन तो आना चाहिए, क्योंकि ये गलत है ना। जहां पे बी नहीं आ रहा उसको काट देते हैं। अब देखो, बी तो आएगा ही आएगा। अब पढ़ लो कि ई और सी में एक आना चाहिए, है ना। ई और सी में एक आना चाहिए। तो ई और सी को कंपेयर कर लेते हैं। डी तो काम खत्म ही हो गया, डी का तो हमारा, है ना, डी को तो पढ़ना ही नहीं है। तो देखो, वेरिएबल कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट पर यूनिट ऑफ द आउटपुट, की वेरिएबल कॉस्ट सेम रहती है हर एक यूनिट के लिए। हाँ, हर एक यूनिट के लिए तो सेम रहती है वो। तो ये भी सही हो जाएगा हमारा, है ना। और बात करें हम यहाँ पे कि वेरिएबल कॉस्ट इज वेरिएबल पर यूनिट। देखो, वेरिएबल पर यूनिट नहीं होती, वेरिएबल कॉस्ट कांस्टेंट रहती है पर यूनिट पे। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी और ई। अब इसमें से सही सही देख लेते हैं। देखो, पहला सही था। उसके बाद सी की बात करें तो सी वेरिएबल कॉस्ट कांस्टेंट रहती है पर यूनिट ऑफ आउटपुट। तो ये भी सही था। उसके बाद अगर हम बात करें सेलिंग प्राइस, हमारा पर यूनिट रिमेंड अनचेंज, के सेलिंग प्राइस भी हमारा पर यूनिट अनचेंज ही रहता है ना। तो ये तो हो गए इसके राइट पॉइंट। बट गलत पूछा हमसे, तो बी और ई इसके गलत पॉइंट हो जाएंगे। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर बन जाएगा।
अब देख लो यहाँ पे पढ़ लेते हैं हम कि एजम्पशन क्या होती है, हमसे नॉट एट द एजम्पशन पूछा, एजम्पशन पढ़ लेते हैं क्या होती है कि ऑल कॉस्ट आर डिवाइडेड इनटू फिक्स और वेरिएबल। देखो फिक्स और वेरिएबल में ही डिवाइड की जाती है सारी कॉस्ट को, है ना, टोटल कॉस्ट को हमने फिक्स और वेरिएबल में ही डिवाइड की जाती है। अच्छा, फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट रहती है ऑल लेवल ऑफ एक्टिविटी, और यहाँ पे इसने क्या बोला था कि फिक्स कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन सेम रहती है ना, तो इसलिए ये गलत हो गया था हमारा। पर यूनिट की बात नहीं करता, ये ऑल लेवल ऑफ एक्टिविटी की बात करता है फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट हमारी वेरी करती है बट यूनिट कॉस्ट विल नॉट बी वेरी, यूनिट कॉस्ट वेरी नहीं करती है बट वेरिएबल कॉस्ट तो वेरी करती है। सेलिंग कॉस्ट, सेलिंग प्राइस हमारा सेम रहता है। प्राइस ऑफ मटेरियल रेट और लेबर ये हमारे कांस्टेंट रहते हैं। वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्शन, जो जितने भी चीज़ों का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, जितनी भी मात्रा में प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो केवल इन्फ्लुएंस होता है किससे, कॉस्ट से, और कोई भी स्टॉक यहाँ पे नहीं होता है। अब मार्जिनल कॉस्ट होती क्या है वो पढ़ लेते हैं, हमने इसकी एजम्पशन पढ़ ली। देखो कोई भी कंपनी है वो रिसीव करेगी कोई भी ऑर्डर, रिसीव करने के बाद फिर वो डिसाइड करेगी कि कहाँ से हमें रिसोर्सेज लाने हैं कि उससे हम वो प्रोडक्शन कर सकें, उससे वो प्रोडक्ट तैयार कर सकें। उसके बाद वो रिसीव करेगी एक्स्ट्रा ऑर्डर ऑफ सेम प्रोडक्ट के बारे में, है ना, रिसीव कर लेगी। उसके बाद वो ऐड करेगी रिसोर्सेज, इंक्रीज करेगी प्रोडक्शन। देखो एक्स्ट्रा ऑर्डर रिसीव कर लिया उसने तो प्रोडक्शन तो वैसे भी इंक्रीज करना होगा उसको। उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। उसके बाद जो कॉस्ट निकल के आती है उसको बोलते हैं हम मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है जी, उसको बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन आर रिलेटेड टू फाइनेंसिंग एक्टिविटी, के कौन सा ऐसा ट्रांजेक्शन है इसमें से जो कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो रही है हमारी, जिसमें कि पैसे का लेन देन हो रहा है। तो देखो हमने शेयर इशू किए कैश में, पैसे का लेन देन हुआ। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया शेयर होल्डर को, कैश में भी डिविडेंड शेयर जो डिस्ट्रीब्यूट होता है तो कैश में भी हो सकता है। देखो यहाँ पे स्पेसिफाई तो नहीं कर रखा है इन्होंने कि डिविडेंड किस फॉर्म में दिया गया है, तो इसलिए ये भी हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। उसके बाद मशीनरी सेल की, पैसा आ गया, मशीनरी सेल की तो हमारे पास क्या आ गया, कैश आ गया, तो ये भी हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर को रिडेम्प्ट किया तो ये भी पैसे का लेन देन हुआ यहाँ पे। पर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन के लिए प्रोविजन बना के रख दिया आपने, तो यहाँ पे कोई ना तो आपकी जेब से कहीं से पैसा आया तो है नहीं आपके पास, है ना, कहीं से पैसा आया तो है नहीं, ना ही गया, केवल आपने प्रोविजन एक्स्ट्रा बना के रख दिया कुछ कि बाद में जब फ्यूचर में हमें जरूरत पड़ेगी तब उसको काम ले लेंगे, है ना। तो इसलिए ये तो नहीं आएगा, ई ऑप्शन नहीं आएगा, ए बी सी और डी ऑप्शन इसके राइट आंसर हो जाएंगे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट होगा। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है हमारा, उसके 3 टाइप्स होते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है, कुछ इन्वेस्टिंग होती है, कुछ फाइनेंसिंग होती है। हमसे फाइनेंसिंग पूछा गया था कि फाइनेंसिंग कौन कौन सी होती है। तो ऑपरेटिंग में नेट इनकम आती है हमारी, डेप्रिसिएशन आता है, लॉस हुआ हमें कोई भी संपत्ति बेचने से वो आ जाता है, और हमें कोई गेन हुआ इन्वेस्टमेंट्स के सेल करने से तो वो माइनस हो जाता है, और चेंज इन वर्किंग कैपिटल अब हमारी इसमें आ जाती है। बट बात करें हम इन्वेस्टिंग की, तो इन्वेस्टिंग का मतलब क्या हुआ कि कोई ना कोई चीज़ हमने इन्वेस्ट की है, संपत्तियों की बात होगी, केवल यहाँ पे संपत्ति की बात होगी, है ना। देखो लॉस हुआ इससे, तो लॉस कहाँ पे आ रहा था, सेल ऑफ एसेट्स का लॉस ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है हमारी। ऑपरेटिंग में छोटे मोटे खर्चे जो आते रहते हैं साल दौरान के वाले, है ना, 1 साल के अंदर वाले। बट इन्वेस्टिंग की बात करें तो देखो हमने सेल किए इन्वेस्टमेंट, हमने कोई संपत्ति सेल की या फिर कोई संपत्ति हम परचेज करके लाए, तो ये हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है। कहीं कहीं पे हमने पैसा इन्वेस्ट किया या फिर कुछ हमने संपत्ति बेची है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या आता है, नई कैपिटल हमने इशू कर दी, कोई नए डेप्ट इशू कर दिए, किसी लोन का हमने पेमेंट कर दिया, डेप्ट को क्या बोलते हैं, लोन का हमने पेमेंट कर दिया, कोई डिविडेंड का पेमेंट कर दिया, तो ये हमारी सारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है ना। उसके बाद करते हैं, ये 45 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें पूछा हमसे कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है। देखो मोनोपोलिस्ट कैन चार्ज एनी प्राइस टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, कि कैसा भी प्राइस चार्ज कर सकता है मोनोपोलिस्ट। मोनोपोलिस्ट नहीं, वो कौन होता है, वो मोनोपोली होता है, ठीक है जी, वो मोनोपोली होता है, मोनोपोलिस्ट नहीं होता। और सही पूछा तो इसलिए ये तो गलत हो जाएगा हमारा, है ना, तो ये तो नहीं आना चाहिए। उसके बाद पढ़ें कि स्लोप ऑफ मोनोपोली, मोनोपोली का स्लोप एमआर कर्व इज ट्वाइस दैट एआर कर्व, कि एआर कर्व से डुअल होता है कहीं, मतलब ट्वाइस का मतलब एमआर कर्व हमारा नीचे से कट करता है ना एवरेज कर्व को। तो ये तो सही है बिल्कुल हमारी स्टेटमेंट, तो यहाँ पे तो नहीं आ रहा बी, तो बी यहाँ पे आ रहा है। देखो बी है, डी को पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों जगह आ रहा है। सी और ई में कंपेयर करना है हमें
सी और ई देखना है कौन सा सही है सी और ई में। देखो सी में क्या बोला इसने कि नेसेसरी कंडीशन फॉर मोनोपोली, मोनोपोली के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होती है कि वो लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम पे, जहाँ पे कि वो एवरेज कॉस्ट उसकी, एवरेज रेवेन्यू उसका, मार्जिनल कॉस्ट उसकी और मार्जिनल रेवेन्यू सारी चीज़ें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, इसने ये बोला। बट इक्वल क्या होता है यहाँ पे, एवरेज कॉस्ट, और आई थिंक अभी हम इसका सॉल्यूशन पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अच्छा दूसरी चीज़ हम पढ़े यहाँ पे कि मोनोपोलिस्ट में एमआर और एमसी इक्वल होते हैं। हाँ ये बात सही है कि एमआर और एमसी इक्वल होते हैं मोनोपोलिस्ट में। तो यहाँ पे आई थिंक जब हम इसका सॉल्यूशन पढ़ेंगे तो एआर और एसी होते हैं, है ना, एआर और एसी जो है बराबर होते हैं, वो देख लेंगे हम। अच्छा उसके बाद पढ़े इक्विलिब्रियम। अब देखो सारे पॉइंट तो आपके साथ भी एग्जाम में क्या होगा कि सारे पॉइंट तो आपको नहीं पता होंगे, जो पता है उनको तो फाइंड कीजिए ना, है ना, तो उससे आंसर निकला है शायद है कि हमारा। अच्छा इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ मोनोपोलिस्ट इज ऑलवेज हायर देन द कम्पिटिटिव प्राइस। हाँ कम्पिटिटिव प्राइस से बिल्कुल हायर होता है ये तो इसलिए हमारा बी डी और ई सही हो जाएंगे। अब हमें एक चीज़ रह गई थी हमारी, मोनोपोली में लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम में कौन सा होता है। अब देखो यहाँ से पढ़ लेते हैं हम इसको, है ना, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली और मोनोपोसोनी। देखो अगर हम बात करें नंबर ऑफ सेलर की तो लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर होते हैं, वो हमारे परफेक्ट कंपटीशन में होते हैं। मोनोपोली में एक ही सेलर होगा बट खरीदने वाले लोग ज़्यादा होंगे, तो यहाँ पे वो हायर प्राइस चार्ज कर सकता है लोगों से। उसके बाद मोनोपोलिस्टिक में फेयर लार्ज ऑफ सेलर, फेयरली लार्ज, यानी कि कंपेयर करें अगर हम इसका परफेक्ट कॉम्पिटिशन से तो कम होते हैं यहाँ पे, और बायर तो ज़्यादा ही होते हैं। ओलिगोपोली की बात करें तो कम सेलर होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ बायर होते हैं ओलिगोपोली में। मोनोपोली में मैनी सेलर और वन बायर के, बेचने वाले ज़्यादा हैं और खरीदने वाला एक ही बंदा है। नेचर ऑफ प्रोडक्ट की बात करें तो देखो प्रोडक्ट का नेचर कैसा, परफेक्ट कंपटीशन में होमोजेनियस प्रोडक्ट होते हैं, मोनोपोली में समहाउ यूनिक प्रोडक्ट है, कुछ लोग कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा होता है हमारे प्रोडक्ट में ना, कुछ ना कुछ यूनिक होता है। अच्छा बात करें मोनोपोलिस्टिक की तो यहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट होते हैं सभी के पास। होमोजीनियस और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट हमारे ओलिगोपोली में हो जाते हैं और होमोजीनियस प्रोडक्ट ही हमारे मोनोपोसोनी में। तो मोनोपोसोनी और परफेक्ट कॉम्पिटिशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे दोनों जगह कैसे होमोजीनियस प्रोडक्ट की बात की जाती है। नॉलेज की बात करें तो देखो कंज्यूमर को, जो खरीदने वाले लोग हैं, ग्राहकों को परफेक्ट नॉलेज होती है परफेक्ट कॉम्पिटिशन में, है ना, इसीलिए तो हम अलग अलग प्राइस चार्ज नहीं कर सकते किसी से। उसके बाद मोनोपोली में सम नॉलेज होती है उनके पास, मोनोपोलिस्ट में भी सम नॉलेज होती है, यानी कि बाकी सब जगह सम नॉलेज होती है, पर परफेक्ट नॉलेज की बात करें तो केवल परफेक्ट कॉम्पिटिशन, परफेक्ट से परफेक्ट नॉलेज याद रख सकते हैं आप। नेचर ऑफ एंट्री और एग्जिस्ट की बात करें तो यहाँ पे कोई कभी भी आओ कभी भी जा सकते हो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में, बट मोनोपोली में आप को परमिशन लेनी पड़ती है ना, तो परमिशन लेनी पड़ती है आपको यहाँ पे। उसके बाद हम पढ़ रहे थे यहाँ पे, है ना, तो देखो रिस्ट्रिक्टेड होती है, बट अगर हम बात करें मोनोपोलिस्टिक की तो यहाँ पे फ्री एंट्री और एग्जिस्ट होती है। ओलिगोपोली में रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है और मोनोपोसोली में क्लोज एंट्री के, यहाँ पे तो किसी को एंट्री नहीं दी जाएगी। मार्केट पावर की बात करें तो देखो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में किसी के पास मार्केट में पावर नहीं होती है, बट मोनोपोली में लार्ज पावर होती है, और यहाँ पे कुछ पावर हो सकती है मोनोपोलिस्ट में, और सिग्निफिकेंट पावर होती है हमारी ओलिगोपोली में। मोनोपोसोनी में भी लार्ज पावर होती है। नेचर ऑफ इन्फ्लुएंस द प्राइस, देखो प्राइस टेकर होते हैं यहाँ पे इंडस्ट्री, यानी कि इंडस्ट्री प्राइस बनाती है और फर्में उस प्राइस को फॉलो करती हैं। बाकी की अगर हम बात करें प्राइस टेकर हैं ये, है ना, और प्राइस टेकर और तो कहीं पे बाकी सब जगह मोनोपोली की बात करें हम, या फिर हम बात करें मोनोपोलिस्टिक की बात करें, या फिर हम क्या कहते हैं ओलिगोपोली या मोनोपोली, सारी जगह पे ये प्राइस खुद डिसाइड करती हैं। सेलिंग कॉस्ट की बात करें तो यहाँ पे कोई भी सेलिंग कॉस्ट नहीं होती है परफेक्ट कॉम्पिटिशन में, ना ही हमारी मोनोपोली में होती है, बट सेलिंग कॉस्ट हमारी मोनोपोलिस्टिक में और ओलिगोपोली में होती है। मोनोपोसोनी में भी कोई एडजस्ट नहीं करती हमारी, है ना, सेलिंग कॉस्ट। अब अगर हम बात करें डिमांड कर्व की, कैसा स्लोप होता है, परफेक्टली इलास्टिक होता है हमारा डिमांड कर्व। मोनोपोसोनी में नेगेटिवली स्लोप होता है बट लेस इलास्टिक होता है। बात करें हम यहाँ पे तो ये भी नेगेटिव होता है बट मोर इलास्टिक होगा। मोनोपोलिस्टिक में
और ओलिगोपोली में ये याद रखना, ये काफ़ी बार रिपीट किया है इन्होंने, यही चीज़ पूछ ली है कि ओलिगोपो किस में क्रिकेट डिमांड कर्व जो है वो फॉलो किया जाता है, तो वो हमारा ओलिगोपोली में होता है। तो इसको भी आप यहाँ से देख सकते। अच्छा, उसके बाद हमें करना था यहाँ से, है ना, स्लोप की बात कर रहे थे हम, तो क्रिकेट डिमांड करो नेगेटिव स्लोप हमारा किस में होता है, केवल मोनोपोसोनी में। अब ए आर और एम आर के रिलेशन की बात कर लेते हैं। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में ए आर और एम आर इक्वल होते हैं, मोनोपोली में ए आर ज़्यादा होता है एम आर से। देखो यहाँ पे क्या था, मोनोपोली में ए आर ज़्यादा होता है एसी से, है ना, यानी कि रेवेन्यू ज़्यादा होता है, कॉस्ट कम लगती है हमारी, है ना, तभी तो हम फायदा उठा सकते हैं। बट और मोनोपोलिस्ट में भी सेम होता है, ओलिगोपोली में भी यही होता है, और मोनोपोसोनी में भी। केवल परफेक्ट कॉम्पिटिशन में हमारा रेवेन्यू और हमारी कॉस्ट, मार्जिन रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू इक्वल होते हैं। प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे केवल नॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है हमें परफेक्ट कॉम्पिटिशन में, बाकी एबनॉर्मल प्रॉफिट हमारा मोनोपोली में और ओलिगोपोली में होता है। और मोनोपोलिस्टिक की बात करें या फिर हम बात कर लें किसकी, मोनोपोसोनी के, तो यहाँ पे भी हमें एबनॉर्मल प्रॉफिट देखने के लिए मिल रहा है। इस चार्ट को आप क्या कर सकते हैं, ओलिगोपोली और मोनोपोली के मैंने डिफरेंस क्रिएट कर रखा है, तो यहाँ से देख सकते हैं। देखो प्रोडक्ट कैसे होते हैं, ओलिगोपोली में डिफरेंशिएटेड होते हैं, बट कुछ यूनिक हमारा मोनोपोली में होता है, यूनिक नो सब्सटीट्यूट। यानी कि देखो ओलिगोपोली में डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट तो हो सकते हैं, बट मोनोपोली से कंपेयर करें तो यहाँ पे किसी दूसरे बंदे के पास वो प्रोडक्ट नहीं मिलेगा आपको, तभी तो आप दूसरे व्यक्ति से अपनी मर्जी का प्राइस चार्ज कर सकते हो। अच्छा, एंट्री एग्जिस्ट की बात करें तो हाई वेरीज टू एंट्री होता है, बट नॉट इम्पॉसिबल, कि ज़्यादा भी इम्पॉसिबल नहीं होता है। मोनोपोली में बात करें तो वेरी हाई वेरीज होती हैं, नियरली इम्पॉसिबल टू एंट्री एग्जिस्ट। ये चार्ट आप जो है वो यहाँ से कवर कर सकते हैं, है ना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट में क्या है। देखो मोनोपोली में क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू हमारा नीचे की ओर जा रहा है, और एवरेज रेवेन्यू हमारा उससे ज़्यादा है ना, रेवेन्यू ज़्यादा है और एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा है हमारा, और मार्जिनल रेवेन्यू कम है। उसके बाद इस चार्ट को भी देख सकते हैं कि देखो मोनोपोली में सुपर प्रॉफिट हो सकता है, मोनोपोली में सुपर प्रॉफिट हो सकता है, जिसको कि डेड वेट वेलफेयर लॉस हमारा इस पॉइंट पे आके हो रहा है ना, और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हमारा ये हो गया, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हमारा ये हो गया। ऐसे ही अब उसको अब आगे हमारा 46 नंबर क्वेश्चन, इसको हम नेक्स्ट क्लास से कवर कर लेंगे, है ना। अब यहाँ से थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। डायग्राम फॉर द मोनोपोली इज द जनरली कंसीडर टू बी द सेम ऑफ द शॉर्ट रन एज वेल लॉन्ग रन, कि दोनों शॉर्ट रन और लॉन्ग रन की अगर हम बात करें तो सेम रहेगा ये। कि देखो मार्जिनल कॉस्ट हमारी क्या है, नीचे से कट कर रही है किसको, एवरेज रेवेन्यू को। तो जहां तक कि हमारा, है ना, जहां तक हमारा, अब देखो एवरेज रेवेन्यू क्या कहां से कट आ रहा है हमारा, यहां से। अब एवरेज कॉस्ट है ये हमारी, है ना। अब एवरेज कॉस्ट हमारी जो कम लग रही है, और एवरेज रेवेन्यू हमारा ज्यादा है, रेवेन्यू ज्यादा है ना, ये गया, रेवेन्यू ज्यादा है और कॉस्ट हमारी कम लग रही है, तो जिस पॉइंट से ये काट रहा है ना, तो ये हमारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये था हमारी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में 46